हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि रोज़ की तरह हम लोग सबसे पहले जिन चैप्टर के एमसीक्यूज़ को करते हैं तो उनमें सबसे पहले उन चैप्टर से आपके टीआरई 1 टीआरई 2 और टीआरई 3 में कितने प्रश्न आए थे, सबसे पहले हम लोग उनको देखते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 को कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, और चैप्टर नंबर 10 को जो है कि कंप्लीट करेंगे बल और तथा ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, ये प्रश्न आपके टीआरई 3 री एग्ज़ाम 6 to 8 मैथ और साइंस वाले में पूछा गया था, जिसको मैं प्रूफ के साथ भी दिखाऊंगा। देखिए पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर क्या है, तो पहला प्रश्न हमारा यही है कि यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा, यहाँ से जब दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। यानी कि फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग जो है कि इनके प्रूफ को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, ये जो है कि आपका जो है कि यहाँ पे राइट आंसर दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए, 1/4 हो जाता है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाता है, तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल 1/4 हो जाता है। ये आपके जो है कि टीआरई 3 री एग्ज़ाम जो हुआ था, जिसका रिजल्ट अभी हाल ही में आया है और जिसकी प्रक्रिया अभी चल रही है, उसी में ये पूछा गया था 6 to 8 में। ठीक है, तो ये प्रश्न देखिए आपके जो है कि क्लास 9th के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 से, जिसका नाम था गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो यहाँ से आप यहाँ पे फ्रेंड्स बिल्कुल देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिएगा डी दूरी है और यम द्रव्यमान दो बिंदुओं के ए तथा बीच के एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा एफ क्या होता है, यहाँ से देखिएगा एफ जो है कि 1/d के जो है कि स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे देखिए एफ डी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो डी को अगर 6 गुना कर दिया जाएगा तो जो बल होगा ये 36 गुना हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है, एफ बराबर 1/d² होता है। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा क्या कहा गया है कि उनके बीच की दूरी को, तो एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर जो है कि होता है 1/d², यानी कि डी दूरी है और एफ क्या है, बल है। ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, तो यही कहा गया है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुनी कर दिया जाए, यानी कि डी को अगर 2 गुना कर दिया जाएगा तो यहाँ से आप जो है कि समझ लीजिए, और डी को अगर जो है कि 2 गुना कर दिया जाए तो 2 गुना कर दिया जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से 4 हो जाएगा। यानी कि यही कह रहा है कि दूरी को अगर 2 गुना किया जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1/4 ये गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इसी फार्मूले से था, अगर आप इस चैप्टर को पढ़े रहेंगे तो आराम से जो है कि इस प्रश्न को बना लेते। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न आपका इसी में से था। और यहाँ से देखिएगा कुछ और प्रश्न को भी देखेंगे। देखिए पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये भी आपका उसी पेपर में पूछा गया था टीआरई 3 री एग्ज़ाम 6 to 8 में। तो ये जो है कि लाइन कहाँ पर है, तो देखिएगा फ्रेंड्स, आपको जो है कि टीआरई 4.0 में सिलेक्शन लेना है, तो आपको जो है कि हिस्ट्री की और जियोग्राफी की और साइंस की 9th और 10th की जो है कि महत्वपूर्ण एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने प्रूफ के साथ डेली दिखाया है कि आपके डेली 2 या 3 प्रश्न हम आपको दिखाए हैं हर चैप्टर से। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो है कि आपके 9th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 से है, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। हमने 2 प्रश्नों को दिखा दिया। अब देखिए एक और प्रश्न मैं दिखाऊंगा जो कि आपके टीआरई 2.0 में, जो टीआरई 2.0, यहाँ पे री एग्ज़ाम नहीं होगा, यहाँ पे री एग्ज़ाम गलत है। देखिए टीआरई 2.0 में 6 to 8 में मैथ और साइंस वाले में पूछा गया था, किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, विस्थापन, यहाँ पे इसका राइट आंसर है। और यहाँ पर देखिए, ये जब आप 9th के एनसीईआरटी साइंस में जाएंगे तो यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे, आप कार के द्वारा तय की गई दूरी को वेग समय ग्राफ द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दिए गए समांतराल में कार द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन के परिणाम को बताता है। तो यही से आपका जो है कि ये प्रश्न बना था।
और फ्रेंड्स देखिए मैंने जो है कि 9th और 10th चैप्टर्स के मैंने जो है कि दिखा दिया प्रूफ के साथ। अब देखिए 9th और 10th के जैसे हम लोग डेली करते हैं 9th और 10th चैप्टर्स के सभी MCQs को कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है कि 4 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, वह कौन सा केंद्रक बल है जिसके कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो वह केंद्रक बल है हमारा फ्रेंड्स गुरुत्वाकर्षण बल। देखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। आपका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और देखिए मैं जैसे कि प्रश्न बनाता हूं आपके जो है कि ये देखिएगा चैप्टर नंबर 9 है, और जैसे ही चैप्टर स्टार्ट हुआ गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर जो है कि दिया गया है देखिएगा चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो आपके जो है कि सभी प्रश्न प्योर हैं और जो है कि आपके NCERT से बनाए गए हैं। और ये देखिए गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व, हमारे पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति तथा चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा। ये आप जो है कि महत्वपूर्ण पॉइंट नोट करेंगे। और यहाँ से देखिएगा 5 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ से, किसी पिंड के तात्क्षणिक वेग के लंबवत दिशा में गतिपथ के केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। तो ये जो है कि कहलाता है अभिकेंद्री बल। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है कि आपके 9th के NCERT के चैप्टर नंबर 9 से बनाया गया है। और यहाँ से देखिएगा आप जो है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्रण बल के कारण। तो यहाँ से ये प्रश्न आपका बना था। और देखिएगा फ्रेंड्स आपके जो है कि एक एक चैप्टर्स महत्वपूर्ण हैं। देखिए हर एक चैप्टर से 1 या 2 प्रश्न मैं डेली दिखाता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में आए हैं। तो देखिए बूँद बूँद से ही तालाब भरता है। आप सोचेंगे कि कोई एक जो है कि किसी का 60 नोट ले लें और उसी को पढ़ के जो है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि बहुत लोग अब जो है कि 60 नोट दे रहे हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स आप जो है कि अगर खुद से जो है कि NCERT को कंप्लीट करेंगे सभी क्लास की, खास तौर से 9th और 10th की, तो आप जो है कि अच्छा स्कोर खुद के दम पे कर लेंगे। न ही कोई ऑनलाइन कोर्स की और न ही कोई जो है कि यहाँ पर किसी के 60 नोट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। देखिएगा निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नहीं होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जो है कि नहीं होता है, क्या तो होता है ये चुंबक द्वारा लोहे को आकर्षित करना, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नहीं होता है। और मैंने ऊपर दिखाया था सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा, ये गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। और पेड़ से जो है कि सेब का गिरना, ये भी एक गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। और ये ऊंचाई से गिराई वस्तु को नीचे आना, ये भी एक गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। जैसे आपने न्यूटन के जो है कि नियम को देखा होगा। ठीक है, और यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका देखिएगा, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। जब वस्तुएं पृथ्वी और केवल इसी बल के कारण गिरती हैं, हम उन्हें जो है कि मुक्त पतन, और यहाँ पे देख सकते हैं आप आकर्षण बल के वेग के परिणाम के परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न देखिए गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से ही था। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए 7 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। देखिएगा 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। तो 2 पिंडों के बीच जो है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स आपका जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी। तो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है कि आपके क्लास 9th के NCERT में ही दिया गया है। यहाँ पर आप जो है कि देखिएगा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यहाँ से जब आप कैप्चर करेंगे बढ़िया तरीके से, देखिएगा विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल को आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, और यहाँ पे देखिएगा दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती
होता है। तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका बना था, ठीक है। और देखिएगा यही सारे प्रश्न हैं फ्रेंड्स जो आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं और जो है कि आप इनको जो है कि बना नहीं पाते हैं। तो आप जो है कि अगर चैप्टर वाइज और कॉन्सेप्ट को अगर अपने आप क्लियर करते हुए जाएंगे, देखिए मैं अभी एमसीक्यूज को कंप्लीट करवा रहा हूँ। जैसे 9th की देखिए 10th की हमने साइंस की के सभी चैप्टर के एमसीक्यूज को करवा दिया है। उसको आपने अगर नहीं देखा है तो जाकर आप जो है कि देख लीजिए। और 9th के जैसे ही साइंस को हमारा कंप्लीट होगा, देखिए 9th की ज्योग्राफी और 10th की ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है और 10th की साइंस भी कंप्लीट हो गई है। 9th की अभी हम लोग फिलहाल कर रहे हैं, कल शायद ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में जो है कि चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और जो है कि थ्योरी को भी आपको जो है कि बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ से प्रश्न नंबर 8 क्या है, जी का वर्तमान मान कितना होता है। तो जी का जो है कि वर्तमान मान होता है 6.673 गुणे 10 पे -11 न्यूटन मीटर। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शंस नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे आपका जो है कि दिया गया है और यहाँ से वर्तमान मान 6.67 गुणे 10 पे 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और जिसको केजी जो है कि यहाँ पे केजी -2 स्क्वायर भी इसको देखते हैं, ठीक। तो यही है आपका। और यहाँ से गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किस पर लागू होता है। तो गुरुत्वाकर्षण का जो है कि सार्वत्रिक नियम जो है कि सभी वस्तुओं पर जो है कि लागू होता है, बड़ी वस्तुओं पर, छोटी वस्तुओं पर और भारी वस्तुओं पर। तो ऑप्शंस नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से एक और प्रश्न है जो कि मैं दोनों प्रश्नों को एक साथ नीचे दिखाऊंगा कि कहाँ से प्रश्न जो है कि बनाया गया है। और यदि दो पिंडों की दूरी d को 6 गुना कर दिया जाए तो दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल F का कितना भाग रह जाएगा। तो 36वां भाग रह जाएगा। ऑप्शंस नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों प्रश्न देखिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से 9 और 10 दोनों को लिख दिया हूँ। और देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ से यह नियम सार्वत्रिक इस प्रकार से अभिप्राय है कि सभी वस्तुओं पर लागू होता है, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो खगोलीय या पार्थिव हो, ठीक है। तो ये आपका 9 नंबर का जो है कि प्रश्न का यहाँ से आंसर है। और 10 नंबर का जो है कि देखिएगा एफ डी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इस कथन का अर्थ यह है कि डी को 6 गुना कर दिया जाएगा तो एफ जो होगा ये 36वां भाग रह जाएगा। तो यहाँ से जो है कि आपका एक और प्रश्न बना था। और यहाँ से जब आप जाएंगे तो देखिएगा 11 नंबर का प्रश्न। देखिए हम कब कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन कर रही हैं। तो हम जो है कि कब कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन है। तो यहाँ से जो है कि आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वीय बल के कारण वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती हैं। तो ये आपका जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। और जब नीचे जाएंगे तो यहाँ से देखिएगा पृथ्वी, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको लिखा हूँ आपके जो है कि सुविधा के लिए। यहाँ पर देखिएगा पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती हैं तो हम वस्तुएं मुक्त पतन में हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न अब बना था आपका प्रश्न नंबर 11, ठीक है। तो यहाँ से वेग में परिवर्तन क्या उत्पन्न करता है। तो वेग में जो परिवर्तन होता है ये त्वरण उत्पन्न करता है। आपने जो है कि पिछले चैप्टर्स में भी ये पढ़ा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और यहाँ से जब आप देखेंगे तो देखिएगा वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिएगा आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ से गिरते समय वस्तुओं में क्या परिवर्तन नहीं होता है। तो जब वस्तुएं गिरती हैं तो उनमें जो है कि क्या परिवर्तन नहीं होता है। तो उसमें गति की दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है जब कोई वस्तुएं गिरती हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शंस नंबर ए राइट आंसर। और यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका यहाँ से बना था, जब कोई वस्तुएं पृथ्वी की केवल इस बल के कारण गिरती हैं तो हम जो है कि कहते हैं। और यहाँ पे देखिएगा वस्तुओं, यहाँ पे देखिएगा गिरते, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हूँ। और गिरते समय वस्तुओं की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, साफ साफ जो है कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपका बना था। और 14 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ से जो है कि वस्तु के पृथ्वी की ओर गिरने में कौन कार्य करता है। तो यहाँ से वस्तु के पृथ्वी की ओर गिरने पे गुरुत्वीय त्वरण जो है कि कार्य करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न मैं जो है कि कहाँ से बनाया हूँ तो देखिएगा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 आपको जो है कि दिख रहा होगा ऊपर। बिल्कुल यहाँ से वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो त्वरण कार्य करता है। तो यहाँ पे त्वरण कार्य करता है। और यहीं से ये प्रश्न जो है कि आपका बना था। और जो है कि जी के मात्रक वही है जो त्वरण का मात्रक है। तो यानी कि
जी का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न है। और देखिएगा यहाँ से फ्रेंड्स जब आप जाएंगे तो यहाँ से अब और भी प्रश्न आपके बनेंगे। और गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण जी का एसआई मात्रक क्या होता है, तो यहाँ से मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और ये आप देखिएगा यहाँ से मीटर और प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और या तो इसको जो है कि ऐसे भी लिख दिया जाता है मीटर प्रति सेकेंड, ये सेकेंड हो जाए और यहाँ पे -2 कर देता है। तो ये दोनों बात एक ही है, जब ये जाएगा इसके बगल में तो ये माइनस में हो जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिएगा 16 नंबर का प्रश्न यहाँ से मैं बनाया था, जो है कि देखिए इसमें जो है कि लिखा भी गया है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, या तो यहाँ पे मीटर सेकेंड माइनस हाफ होता है। ठीक है, माइनस स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से बना था। और यहाँ से जब देखेंगे विषुववृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर जी का मान कितना होता है, तो विषुववृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर जो है कि मान ये होता है अधिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से जब आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 मैं यहीं पे शायद लिखा हूँ कहीं पे, देखिएगा यहाँ से पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है और पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है। ठीक है, तो बढ़ती है और जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका बनाया गया था। तो आप जो है कि मैं जो दिखा रहा हूँ वहाँ से आप जो है कि नोट भी बना सकते हैं। और यहाँ से आप जो है कि देखिएगा यदि त्वरण वेग की दिशा में लग रहा हो तो त्वरण कैसा होगा, यानी कि यदि त्वरण जो होगा वो वेग की दिशा में लगेगा तो त्वरण जो है कि कैसा होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा या शून्य होगा। तो यहाँ पे देखिएगा धनात्मक होगा। जब त्वरण वेग की दिशा में लगेगा तो धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा 17 नंबर का जब प्रश्न और 18 नंबर देखिएगा यहाँ से जब देखिएगा यदि त्वरण वेग की दिशा के विपरीत लग रहा होगा तो क्या होगा, तो यहाँ से जो है कि होगा फ्रेंड्स ऋणात्मक होगा। और यहाँ पे वेग जो है कि त्वरण की दिशा में लगेगा तो यहाँ पे क्या होगा, धनात्मक होगा। और विपरीत दिशा में लगेगा तो ऋणात्मक होगा। यहाँ से दोनों प्रश्न का जो है कि आंसर यहीं से क्लियर होगा। यहाँ पे जब आप देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ से इसे धनात्मक लगेगा। यदि त्वरण वेग की दिशा में अर्थात गति की दिशा में लग रहा होगा तो इसको धनात्मक, यहाँ पे घेरा भी हूँ। और यहाँ पे देखिएगा त्वरण को ऋणात्मक लेंगे जब यह गति की विपरीत दिशा में, तो यहाँ से विपरीत लगेगा तो ऋणात्मक होगा और गति की दिशा में लगेगा तो धनात्मक होगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 और 18 यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, और देखिएगा आपके जो है कि यहाँ से 19 नंबर का प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। 19 नंबर का प्रश्न, भार किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से बिल्कुल यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा करके दिखाऊंगा। यहाँ पे शायद आपको एक सवाल मिलेगा और प्रश्न मिलेगा और जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था 6 to 8 में। यहाँ से देखिएगा एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुँचती है। परिकलन कीजिए कि वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंका गया है। तो ये जो है कि आपका जो है कि फार्मूला है और v बराबर u² + 2as। और यहाँ से देखिएगा इसमें जो है कि क्या दिया गया है, दूरी जो है कि 10 दी गई है और अंतिम वेग क्या है, 0 है। गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है और वस्तु का त्वरण देखिएगा माइनस में है जो कि ऊर्ध्वमुखी है। और यहाँ से इस फार्मूले पर जब आप रखेंगे तो ये जो है कि आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, और भार किसे कहते हैं, तो भार हम लोग उसे कहते हैं तो वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल, ये क्या है, भार होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए आप जो है कि बिल्कुल घबराइए मत, ये सारे जो कॉन्सेप्ट मैं जब थ्योरी करवाऊँगा बिल्कुल चैप्टर वाइज आपके जो है कि नोट्स भी मैं कंप्लीट करवाऊंगा। ये सारे पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवाऊंगा। जैसे कि हमने 10th की साइंस को कंप्लीट कराया है जिसमें 5 चैप्टर हुए हैं और 5 चैप्टर के मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया हूँ। ये पीडीएफ अगर एमसीक्यूज वाले आप लेंगे तो आपके जो है कि अधूरे नोट्स बनेंगे, इसलिए मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करवाता हूँ। और यहाँ से पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। और यहाँ से जब आप देखेंगे वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न आपका 19 नंबर क्लियर होता है। और चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कैसा होता है, तो चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है, तो होता है यहाँ पर
कम होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर है। और चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कैसा होता है, तो कम होता है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है। मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 लिखा हूँ और यहीं से मैं प्रश्न को बनाया भी हूँ, ठीक है। तो चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है, तो कम होता है याद रखिएगा। और इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगता है। तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका बना था। और देखिएगा सभी वस्तुएं किसी तरल में डुबोने पर किस बल का अनुभव करती हैं, यानी कि जब कोई भी वस्तुएं तरल में डुबोने पर किस बल का जो है कि अनुभव करती हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ से उत्प्लवन बल का जो है कि अनुभव करती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से ये प्रश्न मैं जो है कि बनाया हूँ यहाँ से, जैसे ही चैप्टर आपका क्लास 9th का जो है कि 9th चैप्टर जो गुरुत्वाकर्षण जो चैप्टर है, जो जिसका हम लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं, उसमें जो जैसे ही चैप्टर खत्म होगा देखिएगा सभी वस्तुएं किसी तरल में डुबोने पर उत्प्लवन बल का जो है कि अनुभव करती हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न आपका बनाया गया था। और देखिएगा आपका जो है कि ये 9th चैप्टर जो है कि खत्म होता है गुरुत्वाकर्षण। अब हम लोग चैप्टर नंबर 10 को कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन नंबर जो है कि 10 को कंप्लीट करेंगे। तो 10 वाला हमारा है क्या, बल तथा कार्य, ठीक है। तो इसमें जो है कि पहला प्रश्न हमारा ये बनेगा, निम्न में से किस स्थिति में कार्य हुआ है। तो किस स्थिति में कार्य हुआ है, तो ये जो है कि आप जो है कि देखिएगा ऑप्शंस नंबर डी, यानी कि पुस्तक को ऊंचाई तक उठाना, ये इसमें भी स्थिति में कार्य हुआ है। और ट्राली को खींचना इसमें भी कार्य हुआ है। और बैलगाड़ी द्वारा गाड़ी को खींचना इसमें भी कार्य हुआ है। तो ऑप्शंस नंबर यहाँ से डी राइट आंसर है। और ये सारे एग्जाम्पल जो है कि आपके क्लास 9th के जो है कि 10th चैप्टर जिसमें दिया गया है कार्य की वैज्ञानिक परिकल्पना। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 भी लिखा हूँ। और यहाँ से जब देखिएगा एक लड़की किसी ट्राली को खींचती है, तो इसमें जो है कि बल लगाया गया और यह विस्थापित हुई, इसमें कार्य किया गया, ठीक है। और देखिएगा आगे एक पुस्तक को किसी ऊंचाई पर उठाया गया, इसमें भी कार्य हुआ। और एक बैलगाड़ी किसी गाड़ी को खींच रही है, इसमें भी कार्य हुआ है। तो ये सारे कार्य हुए हैं। और सभी जैव प्रक्रम के लिए सभी ऊर्जा कहाँ प्राप्त होती है, तो जो है कि भोजन से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से जब आप फ्रेंड्स जाएंगे 3 नंबर के प्रश्न की तरफ, तो कार्य किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न आपका जो है कि TRE 1 में शायद पूछ लिया गया था, कार्य किसे कहते हैं। तो कार्य जो है कि कहते हैं कार्य, देखिए बल गुणे विस्थापन को जो है कि हम लोग कार्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा आगे, यहाँ से कार्य की परिभाषा के लिए किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 भी लिखा हूँ। और किया गया कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, यानी कि W बराबर F गुणे S होता है, ठीक है। और यहाँ से आपका जो है कि प्रश्न भी बना था, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये उसी जो है कि फार्मूले पे प्रश्न है। किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, बल की दिशा 2 मीटर विस्थापित होती है, तो विस्थापन के समय कार्य कितना होगा। तो यहाँ पे ये इसका जो है कि जो कार्य होगा, मैं इसको देखिए ये आपके बुक्स में भी सवाल एग्जाम्पल में दिया गया है। और यहाँ से जब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रश्न नंबर 4। देखिए किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है। तो यदि विस्थापन होते समय लगातार वस्तु पर बल लगता है, तो समीकरण 10.1 के अनुसार, यहाँ पे यही है 10.1, यानी कि W बराबर F/S, यही पूछा जा रहा है। तो 5 न्यूटन यहाँ पे जब आप रखेंगे, और 5 न्यूटन ये क्या है, बल है। तो यहाँ पे देखिएगा W बराबर क्या होता है, F गुणे S होता है। और यही पूछा जा रहा है किया गया कार्य। तो F देखिएगा 5 न्यूटन है, और यहाँ से S क्या है, 2 मीटर है। तो यहाँ से 10 हो जाएगा। और कार्य का मात्रक जूल होता है, यानी कि 10 जूल हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यही 10 जूल यहाँ पर लिखा गया है, 10J, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और फ्रेंड्स देखिएगा आगे, कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक फ्रेंड्स, कार्य का मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ए भी होता है न्यूटन मीटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कार्य का मात्रक दोनों दिया गया है आपके बुक्स में। और यहाँ पे देखिएगा कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर होता है, यहाँ बल का मात्रक न्यूटन मीटर और या जूल होता है, ठीक है। तो ये दोनों है।
और इसको आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो ये जो है कि वस्तु की वेग पर जो है कि निर्भर नहीं करता है। और विस्थापन बल, बल और विस्थापन के बीच इन सभी पर निर्भर करता है किसी वस्तु पर किया गया कार्य। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिएगा 7 नंबर का प्रश्न, जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य कैसा होता है। तो देखिएगा ये धनात्मक होता है। जब बल विस्थापन की दिशा में लगेगा तो किया गया कार्य हमेशा जो है कि धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न देखिएगा यहाँ से बनाया गया है। मैं क्वेश्चन नंबर आपके सुविधा के लिए 7 भी यहाँ पर लिख दिया हूँ। देखिएगा, जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। विपरीत लगेगा तो याद रखिएगा ऋणात्मक होगा। और जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। तो यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ और आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अपने दोनों जो है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स थोड़ा जुकाम भी हुआ है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। और देखिएगा, जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा कैसी होती है। तो जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें जो है कि ऊर्जा की जो है कि हमेशा हानि होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसको भी मैं नीचे दिखाऊंगा। सबसे पहले एक और प्रश्न आप देख लीजिए, ऋणात्मक कार्य की स्थिति में बल तथा विस्थापन के बीच कितना कोण होता है। तो हमेशा 180 अंश का कोण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से जब आप देखेंगे दोनों दिशाओं के बीच 180 अंश का कोण बनता है। माना किसी वस्तु यस दूरी को विस्थापित के पश्चात रुक जाती है, ऐसी स्थिति में बल तथा विस्थापन कार्य जो है कि ऋणात्मक माना जाता है, ठीक है। और यहाँ से ये प्रश्न बना था और यहाँ से ये एक और ये प्रश्न आपका बना था, ठीक है। और यहाँ से किसी वस्तु पर कार्य करने की क्षमता तो कहा जाता है, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि इसमें ऊर्जा है तो वस्तु कार्य करती है, उसमें ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है। तो ऊर्जा की हानि होती है। यहाँ से प्रश्न आपका बना था। और यहाँ से जब देखेंगे 10 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है। तो देखिएगा, बांधों के पीछे जो पानी जमा होता है इसमें जो है कि हमारी गतिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है। बहते हुए पानी, उड़ता हुआ जहाज, गिरता हुआ नारियल, इन सभी में गतिज ऊर्जा विद्यमान है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, ये सारे जो है कि एग्जाम्पल आपके जो है कि बुक्स में भी दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। और यहाँ से देखिएगा, गिरता हुआ नारियल, गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ पानी। और यहाँ से देखिएगा आपके जो है कि बुक्स में भी दिया गया है, बहती हुई हवा, दौड़ता हुआ खिलाड़ी आदि सभी गतिज ऊर्जा में विद्यमान है। तो यहाँ से देखिएगा ये आपका जो है कि प्रश्न क्लियर होता है। और यहाँ से ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड्स ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 11 का ए हो जाएगा। देखिए, ऊर्जा का वही मात्रक है जो कार्य का मात्रक है, यानी कि जूल। 1 जूल कार्य करने की आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है, यानी कि ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक भी जूल और ऊर्जा का भी मात्रक जूल ही होता है। मैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 भी लिखा हूँ आपकी सुविधा के लिए। और यहाँ से 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो ये प्रश्न जो है कि आपका जो है कि बुक्स में भी दिया गया है। और यहाँ से देखिएगा, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ से मैं प्रश्न नंबर आपका जो है कि 12 भी लिख दिया हूँ। देखिएगा, ये आपकी जो है कि ये क्या है, तो गतिज ऊर्जा का जो है कि फार्मूला है। यहाँ से देखिएगा, गतिज ऊर्जा का फार्मूला है E बराबर 1/2 mv²। तो इसमें जो है कि रख दिया गया है E क्या है, जिसमें E गतिज ऊर्जा है और इसमें गतिज ऊर्जा ही पूछा जा रहा है। तो 1/2 और m यहाँ पे द्रव्यमान कितना दिया गया है, 15 किलोग्राम। और जो है कि ये वेग कितना दिया गया है, तो 4 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा और 60 चौको 240 और 240 में जब 2 का यहाँ पे भाग देंगे तो 120 हो जाएगा। और यहाँ पे गतिज ऊर्जा का जो है कि मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रश्न आपका क्लियर होता है। और गतिज ऊर्जा निकालने के लिए कौन सा समीकरण प्रयोग किया जाता है,
तो गतिज ऊर्जा निकालने के लिए जो है कि किया जाता है E बराबर 1/2 mv², जिसके ऊपर हम लोग प्रश्न सॉल्व भी किए हैं। तो यही है जो है कि गतिज ऊर्जा निकालने का जो है कि समीकरण या फार्मूला या सूत्र, ठीक है। और देखिएगा यहाँ से 14 नंबर का प्रश्न देखिएगा, यदि वस्तु की अपनी विरामावस्था से प्रारंभ हो तो यहाँ पे देखिएगा ये गतिज ऊर्जा का क्या है, फार्मूला है, ठीक है, 1/2 mv²। और यहाँ से जब आप जाएंगे तो यहाँ से m द्रव्यमान तथा एक समान वेग से भी गतिशील वस्तु गतिज ऊर्जा का मान E बराबर 1/2 mv²। तो ये फार्मूला है और ये प्रश्न हम लोग सॉल्व भी कर चुके हैं। और यहाँ से इसको हम लोग देख लेंगे तो ये भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और यहाँ पे देखिएगा आप 14 नंबर का प्रश्न, निम्न में से यहाँ पे देखिएगा निम्न में से किस में स्थितिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है। तो इसमें जो है कि दौड़ते हुए खिलाड़ी में स्थितिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है, क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा विद्यमान है दौड़ते हुए खिलाड़ी में, एग्जाम्पल मैंने ऊपर दिखाया था। और खींचा हुआ रबर बैंड, इसमें स्थितिज ऊर्जा है। बांधों के पीछे जमा हुआ पानी, इसमें भी स्थितिज ऊर्जा है। और यहाँ पे देखिए किसी ऊंचाई पर उड़ाई हुई वस्तु, इसमें भी क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ से देखिएगा रबड़ बैंड को खींचते हैं, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। और वस्तु को किसी ऊंचाई पर उठाने पर उसमें भी जो है कि उस ऊर्जा वृद्धि होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका है। और यहाँ से एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी में इसमें होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 15 का सी राइट आंसर है। और ये सारे जो एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, जो प्रश्न बने हैं, ये बिल्कुल आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। और यही सारे प्रश्न आपके जो है कि एग्जाम में उठाकर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से यांत्रिक ऊर्जा क्या है, तो फ्रेंड्स देखिएगा यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रश्न को भी मैं यहाँ से दिखाने का प्रयास करूँगा। तो ये जो है कि इसमें नहीं मिला है, लेकिन जो है कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो है कि योग होती है। तो ये जो है कि आपकी आज की क्लास ख़त्म होती है। और जिसमें 2 और चैप्टर बचे हैं, जिसको मैं आज शाम तक ही या कल क्लियर कर दूंगा। तो उसके बाद जो है कि हम लोग सभी क्लास के, जैसे जियोग्राफी हो गई, साइंस हो गई, सबसे पहले हम लोग 10th के साइंस को अधूरा छोड़ के रखे हैं, 5 चैप्टर तक कंप्लीट किए हैं, थ्योरी प्लस MCQs, तो उसको हम लोग 6 से जारी करेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 जारी करेंगे इसके बाद। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे और अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।